विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व के उत्थान का महत्वपूर्ण आधार थी। प्रारंभ से लेकर अंत तक मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी के माध्यम से समग्रता और गतिशीलता प्राप्त करता था। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं वैज्ञानिक ढंग से निर्मित की गई थी। जीवन का 4 भागों में विभाजन कोई साधारण बात नहीं थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था की योजना तैयार करने में अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस व्यवस्था के पीछे मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि दिखाई देती है। मानव स्वभाव एवं प्रकृति के विकास का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात ही इस व्यवस्था को कार्य रूप में लाया गया था। व्यवस्थाकारों ने जीवन को व्यावहारिकता के धरातल पर 4 भागों में विभाजित किया था। यह विभाजन व्यक्ति की अवस्था से संबंध था। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं की अर्थ व्यंजना आश्रमों में ध्वनित होती है। बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य के लिए थी, युवावस्था गृहस्थ के लिए, प्रौढ़ावस्था वानप्रस्थ के लिए और वृद्धावस्था संन्यास के लिए। विद्या और शिक्षा का अर्जन बाल्यकाल में ही संभव है, क्योंकि इस अवस्था में जो भी नियम, संयम, आचार, विचार, विद्या और बुद्धि की शिक्षा दी जाती है, वह उसे बड़ी शीघ्रता से ग्रहण कर अपने मन और मस्तिष्क को उसी के अनुरूप बना लेता है। बाल्यकाल में उसे दिया गया ज्ञान ही उसके भावी जीवन का आधार बनता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमारे प्राचीन चिंतकों ने मनोविश्लेषण के आधार पर जीवन का विभाजन करते हुए बाल्यकाल को ब्रह्मचर्य आश्रम माना है। बाल्यकाल से जब व्यक्ति युवावस्था में पदार्पण करता है, तब उसमें रागात्मक वृत्तियां संचालित होती है। वह यौवन के स्वाभाविक आकर्षण से आबद्ध हो जाता है। अतः उसकी यौन वृत्तियों और आकर्षण को समुचित मार्गदर्शन के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई थी। गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही अपने व्यक्ति पुरुषार्थों तथा विभिन्न कर्तव्यों को संपन्न करता है। अनेक नियमों और धार्मिक मर्यादाओं के साथ वह अपने गृहस्थ के कर्म संपन्न करता है। फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ परिवार और समाज का भी विकास होता है। गृहस्थ के समस्त उत्तरदायित्व और कर्तव्य संपन्न करने के बाद वह वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत इंद्रिय निग्रह के साथ अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास करता था। अपने सात्विक और अनुशासित जीवन से वह समाज को आदर्श जीवन का दिग्दर्शन कराता था तथा अपने ज्ञान और बुद्धि से लोगों को सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देता था। तप, संयम और मर्यादा पूर्वक अपने कर्म संपन्न करने के उपरांत वह संन्यास आश्रम की ओर उन्मुख होता था। सन्यासी का जीवन तप, अहिंसा, दया, संयम और नियम का रहता था। मोक्ष प्राप्ति का यह अंतिम चरण माना जाता था। आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर सन्यासी के ज्ञान और शिक्षण से समाप्त हो जाता था। मनुष्य की स्वाभाविक लालसा और इच्छाओं पर क्रमशः प्रतिबंध लगाकर उसे सत्य, अहिंसा और सदाचारण के मार्ग पर चलने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का नियमन किया गया, क्योंकि गृहस्थ के प्रपंच और सांसारिक आकर्षण से मुक्त होने का एकमात्र यही माध्यम था। सांसारिक आकर्षण से मुक्ति इंद्रिय निग्रह तथा तपश्चर्या से ही उसे परम गति की प्राप्ति हो सकती थी। किंतु सन्यासियों ने समाज को नेतृत्व भी प्रदान किया है। प्रारंभिक भारत में जाति की कटुता और
विरोध के बीच उनका कार्य उल्लेखनीय रहा। बौद्ध युग में सन्यासियों, भिक्षुओं और गृहस्थों के संबंध समाज में प्रशंसनीय रहे हैं, जिनकी अलग अलग जीवन पद्धति थी। व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न वृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही प्राचीन चिंतकों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। कर्तव्य और उत्तरदायित्व के आधार पर ही आश्रम व्यवस्था को आश्रम धर्म भी कहा गया है। जिस प्रकार वर्ण धर्म था, उसी प्रकार आश्रम धर्म भी। दोनों को समवेत रूप में वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। आश्रम धर्म विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों और कर्मों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार आश्रम के विभिन्न कर्म आश्रम धर्म के अंतर्गत आते थे। आज के युग में चाहे आश्रम व्यवस्था का कोई महत्व न रहा हो, परंतु प्राचीन काल में लोग इसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते थे तथा आश्रम व्यवस्था की मर्यादाओं में रहकर अपना जीवन संचालित करने का प्रयास करते थे। प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति और समाज को ज्ञान गरिमा से मंडित किया था, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रियाओं के लिए प्रेरित किया तथा सांसारिक मोह माया के पास से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि परम ब्रह्म तथा मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आश्रम व्यवस्था सिद्धांत प्राचीन भारतीय समाज का प्रधान आधार थी तथा वैदिक युग से लेकर 12वीं शताब्दी तक के साहित्य में इस व्यवस्था का वर्णन मिलता है तथा साहित्य द्विजों को इसका अनुपालन करने का निर्देश देते हैं। वैदिक युग में कुछ लोग इस व्यवस्था के नियमों को व्यावहारिक रूप से मानते भी रहे। यह व्यवस्था उत्तर वैदिक युग की देन है, जिसे समाज के कुछ लोग स्वीकार करते रहे और कुछ लोग स्वीकार नहीं भी करते थे। महाभारत में आश्रम व्यवस्था का अधिकाधिक उल्लेख मिलता है, किंतु समाज में इसका पालन करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। हमें केवल कुछ ऋषि मुनि और कुछ शासकों के संदर्भ मिलते हैं, जिन्होंने आश्रम धर्म का पूर्णतः पालन किया था। कालांतर में इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करने वालों का यदा कदा ही संदर्भ मिलता है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि ऐतिहासिक रूप से आश्रम व्यवस्था समाज में अवश्य प्रचलित थी, किंतु व्यावहारिक रूप में इसका अनुपालन नाम मात्र का ही रह गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने आश्रम व्यवस्था के महत्व के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।